ओके बॉस, तो पिछले लेक्चर में आपने क्या क्या पढ़ा है? आई थिंक आपने पिछले लेक्चर में साइज का ट्रेंड्स देखा है। आपको पता है कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा। मैं पूछूंगा क्यों? आप बोलोगे सर डाउन द ग्रुप बेसिकली क्या होगा? सेल की संख्या बढ़ेगा। अगर डाउन द ग्रुप सेल बेसिकली इंक्रीज हो रहा है सर तो साइज इंक्रीज होगा। हम बोले कैसे, बताओ? आप बोलोगे सर पिछले क्लास में आपने बताया है हाइड्रोजन ही देख लो, हाइड्रोजन के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होगा सिर्फ के सेल में होगा। लिथियम में इलेक्ट्रॉन जो है वो के सेल के साथ साथ एल सेल में होगा। सोडियम के अंदर क्या है? के सेल, एल सेल, एम सेल में होगा। पोटेशियम में के सेल, एल सेल, एम सेल में, बाद बाकी बेसिकली के एल एम के साथ साथ एन सेल भी है पोटेशियम में। तो आपका सिंपल सी फंडा है कि सर डाउन द ग्रुप सेल बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट सेल का दूरी बढ़ेगा। और अगर यदि न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट सेल का दूरी बढ़ेगा तो हम बोलेंगे सर साइज इंक्रीज होगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको कुछ एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ आप देखोगे। मैं बोलूँगा कि आप मुझे बताओ टाइटेनियम बड़ा होगा कि जिरकोनियम? आप बोलोगे टाइटेनियम से बड़ा होना चाहिए जिरकोनियम क्योंकि नीचे है। हम बोलेंगे जिरकोनियम बड़ा होगा कि हाफनियम होगा? आप बोलोगे हाफनियम बड़ा होगा क्योंकि हाफनियम नीचे है। हम बोलेंगे बस यहीं पे रुक जाओ। एक्चुअली हाफनियम जो है वो बेसिकली जिरकोनियम से बड़ा नहीं बल्कि करीब करीब ये दोनों बराबर है। फिर आपको बोलेंगे बोरोन बड़ा होगा कि एल्युमिनियम? आप बोलोगे सर डाउन द ग्रुप साइज बेसिकली इंक्रीज होता है क्योंकि सेल का नंबर बढ़ रहा है, बोरोन से बड़ा ही होगा एल्युमिनियम। हम बोले बहुत अच्छी बात है, सही बताया आपने, एल्युमिनियम की गैलियम। आप बोलोगे गैलियम बड़ा होगा? हम बोले बस यहीं पे रुक जाना भाई। जिस तरह जिरकोनियम हाफनियम का साइज करीब करीब बराबर हुआ ना, तो यहाँ पे एल्युमिनियम गैलियम में साइज करीब करीब बराबर नहीं। आप जान के अचंभित हो जाइएगा कि एल्युमिनियम गैलियम से थोड़ा सा बड़ा है। एल्युमिनियम गैलियम से थोड़ा सा बड़ा है, मतलब गजब बात नहीं हो रहा है। तो आज के लेक्चर में मैं आपको नॉर्मली नहीं पढ़ाऊंगा कि हाँ डाउन द ग्रुप साइज बेसिकली इंक्रीज होता है। ये तो क्लास 10 में भी तुम जानता था कि हाँ डाउन द ग्रुप सेल का संख्या इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट सेल का दूरी बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है साइज इंक्रीज होगा। मैं आपको इस बात पे स्ट्रेस देने का कोशिश करूंगा कि देख मेरे भाई बोरोन से बड़ा है एल्युमिनियम, बहुत अच्छी बात है क्योंकि सेल की संख्या बढ़ा, लेकिन एल्युमिनियम से बड़ा गैलियम नहीं हुआ बल्कि उल्टा एल्युमिनियम ही गैलियम से बड़ा हो गया। आपको जान के ताज्जुब तब लगेगा जब आप सोच रहे होंगे कि लिथियम और मैग्नीशियम में मैग्नीशियम बड़ा होगा क्योंकि ठीक है लिथियम बड़ा है बेरिलियम से, लेकिन लिथियम से बड़ा है सोडियम क्योंकि नीचे की तरफ सेल बढ़ा। और जाहिर सी बात है सोडियम बड़ा होगा मैग्नीशियम से, ठीक है सोडियम मैग्नीशियम से बड़ा होगा, लेकिन मैग्नीशियम डाउन द ग्रुप आता है तो लिथियम से बड़ा होना चाहिए था। आप ऐसा कुछ सोच रहे थे, लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि लिथियम मैग्नीशियम करीब करीब बराबर साइज है इनका। ये जो लिथियम मैग्नीशियम है ना बॉस, ये लिथियम और मैग्नीशियम का करीब करीब साइज बराबर है। लिथियम मैग्नीशियम का साइज करीब करीब बराबर है। इसी तरह बेरिलियम और जो एल्युमिनियम है, ये जो बेरिलियम एल्युमिनियम है, बेरिलियम और एल्युमिनियम का भी साइज करीब करीब बराबर है। ये बोरोन और सिलिकॉन का भी साइज करीब करीब बराबर है। बोरोन और सिलिकॉन का भी साइज करीब करीब बराबर है। तो यहाँ से आपको डायगोनल रिलेशनशिप में आपको बताऊंगा। अच्छा ऐसा मत करना कि हाँ अब तो मैं समझ में आ गया सर, मतलब डायगोनली जो आएंगे ना उनका बेसिकली साइज बराबर होगा तो हम तो इतने समझदार हैं कि हमें कार्बन फास्फोरस का दिखेगा, नाइट्रोजन सल्फर का, ऑक्सीजन क्लोरीन का, फ्लोरीन आर्गन का, बोलेंगे नालायक, पूरा मार्क्स 0 मिलेगा। ऐसा गलती मत करना। केमिस्ट्री में मैं आपको 3 जगह डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगा, 3 जगह। इनफैक्ट मैंने बता दिया, मैं आपको रीज़न बताऊंगा आखिर ऐसा क्यों। बस इतना जान लो कि लिथियम से मैग्नीशियम बड़ा नहीं है। आप ऐसा सोच रहे थे कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है तो आपको लग रहा होगा लॉजिकली कि लिथियम से बड़ा होना चाहिए मैग्नीशियम का साइज, लेकिन लिथियम मैग्नीशियम बराबर साइज है ऑलमोस्ट। बेरिलियम एल्युमिनियम करीब करीब बराबर साइज है। बोरोन सिलिकॉन करीब करीब बराबर साइज है। और एक्चुअली सिर्फ साइज ही नहीं, इनका प्रॉपर्टी करीब करीब ये बेसिकली सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जब आप एस ब्लॉक नाम का चैप्टर पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, हाइड्रोजन तो खैर नॉन मेटल है, गैसेस है, इसको हटाइए। बेसिकली बाकी जो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, बाकी जो मेटल्स हैं, बाकी जो अल्कली मेटल्स हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम वगैरह, फ्रांसियम तो खैर रेडियो एक्टिव है, मतलब लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम के बारे में अगर मैं बात करूँ, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम के बारे में बात करूँ तो लिथियम छोड़ करके आप देखोगे सारे के सारे जो होंगे ना वो बेसिकली क्या है कि जब भी बनाएंगे तो आयोनिक कंपाउंड ही बनाएंगे। लेकिन लिथियम के अंदर कोवेलेंट नेचर भी है, इसी तरह मैग्नीशियम के अंदर भी कोवेलेंट नेचर है। लिथियम भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, मैग्नीशियम भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। सिर्फ लिथियम के ही बेसिकली सिर्फ लिथियम के ही कार्बोनेट जो है उसको हीट करने के बाद हम उसको डिकम्पोज कर सकते हैं लिथियम ऑक्साइड में, बाकी सब डिकम्पोज नहीं होंगे। तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि हाँ लिथियम और मैग्नीशियम में बहुत सारे सिमिलरिटीज़ है
और इसका रीज़न अगर यदि हमें बेसिकली जेईई और नीट पूछता है तो हमें बोलना पड़ता है ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप। इसी तरह बेरिलियम एम्फोटेरिक होता है तो एल्युमिनियम भी एम्फोटेरिक होता है। ये जो है ना लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्युमिनियम, बोरोन, सिलिकॉन, इनमें बेसिकली इनका प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के जैसे सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है और साइज भी इनका ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। ऐसा नहीं है कि लिथियम से बड़ा है मैग्नीशियम, बेरिलियम से एल्युमिनियम बड़ा नहीं है, डाउन द ग्रुप है तो बड़ा नहीं है, इनका ऑलमोस्ट सिमिलर साइज है। और इसका रीज़न जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। एक्चुअली डायगोनल रिलेशनशिप कहा जाता है केमिस्ट्री में कि यहाँ पीरियोडिक टेबल में 3 बेसिकली डायगोनली है और इनका साइज बेसिकली ऑलमोस्ट करीब करीब बराबर है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बड़ा अच्छा बच्चा था एक्चुअली, क्या है ना, मैं उनसे पूछा कि भाई ऐसे तुम्हें क्यों लगता है बताओ। मैंने उससे बोला कि देख भाई, लिथियम जो है ना और मैग्नीशियम, इन लोगों का करीब करीब साइज़ बराबर है, तुम्हें क्या लगता है, प्रोबेबल रीज़न सोच के बताओ। वो बच्चा मुझे क्लास में क्या बताया था, ऑफलाइन क्लासेस में, वो बोला सर अलॉन्ग द पीरियड क्या होता है। हम बोले अलॉन्ग द पीरियड साइज डिक्रीज होता है। बहुत अच्छी बात है सर। फिर बोला सर डाउन द ग्रुप क्या होता है। हम बोले यार डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा। बोला सर अलॉन्ग द पीरियड डिक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, और जब लिथियम से मैग्नीशियम जाएंगे तो आप देखिए तो इसका कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। मतलब देखिए सर, एक्स एक्सिस में भी जा रहा है, अलॉन्ग द पीरियड भी जा रहा है और डाउन द ग्रुप भी जा रहा है। तो अलॉन्ग द पीरियड जाने के कारण साइज घटना चाहिए और डाउन द ग्रुप जाने के कारण साइज बढ़ना चाहिए। तो ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा। थीटा बोला 45 डिग्री है। मतलब ठीक है, बड़ा अच्छा सोचा, लेकिन ऐसा वाहियात कंसेप्ट आपको नहीं लगाना है, समझ रहे। बोला सर लिथियम से मैग्नीशियम आप जा रहे हो ना। हाँ बोले हाँ जा रहे हैं भाई। तो देखो क्या हो रहा है, लिथियम से मैग्नीशियम अगर आप जाओगे तो अलॉन्ग द पीरियड भी बेसिकली आप जा रहे हो। मतलब देखो ये पीरियड की तरफ, इधर लेफ्ट से राइट की तरफ भी गए ना। ये सर देखो, ये बेसिकली क्या फर्स्ट ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में, तो मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ भी गए, मतलब अलॉन्ग द पीरियड भी बढ़े और डाउन द ग्रुप तो जा ही रहे। तो जब अलॉन्ग द पीरियड जाने के कारण साइज घटना चाहिए, डाउन द ग्रुप जाने के कारण साइज बढ़ना चाहिए, तो ओवरऑल यहाँ पे ना साइज बढ़ेगा ना घटेगा। इस तरह का कंसेप्ट मत लगाइएगा। केमिस्ट्री कहता है कि जब भी यहाँ पे ये तीनों के बारे में जब आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि ये डायगोनल रिलेशनशिप है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनका ऑलमोस्ट सिमिलर साइजेस वगैरह क्यों है, तो आपको वहाँ पे बोलना पड़ेगा बिकॉज ऑफ फाई। फाई क्या है, ये आयोनिक पोटेंशियल है। एक्चुअली कुछ नहीं बल्कि चार्ज अपॉन साइज का रेशियो होता है। चार्ज अपॉन साइज का रेशियो इनका सिमिलर होता है, इसीलिए बेसिकली हम बोलते हैं कि ये जो होते हैं ना, देखो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। इनका फिजिकल केमिकल बिहेवियर आप करीब करीब एक जैसा देखने को मिलेगा। आपको जनरली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेरिलियम ऑक्साइड और एम्फोटेरिक असोसिएशन में, रीजन में दिया गया, सॉरी ये सपोज दैट बेसिकली आपको कहा गया कि बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक एंड सिमिलरली एल्युमिनियम ऑक्साइड इज ऑल्सो एम्फोटेरिक। ठीक है, नहीं एक काम करते हैं, थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। मैंने बोला असर्शन में, मैंने बोला ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम इज एम्फोटेरिक, और रीजन में बोला एल्युमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक बिकॉज बेरिलियम ऑक्साइड इज ऑल्सो एम्फोटेरिक एंड एल्युमिनियम एंड बेरिलियम शो डायगोनल रिलेशनशिप। तो आपका आंसर जाएगा ए कि हाँ सर बेसिकली असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। लेकिन अगर यदि क्वेश्चन ऐसा रहता, द बिहेवियर ऑफ बेरिलियम इज सिमिलर टू दैट ऑफ एल्युमिनियम, असर्शन रहता द बिहेवियर ऑफ बेरिलियम इज सिमिलर टू दैट ऑफ एल्युमिनियम, और रीजन रहता बिकॉज दे हैव सेम आयोनिक पोटेंशियल, दैट इज फाई। चार्ज या ऐसे रहता दे हैव सेम चार्ज अपॉन साइज रेशियो, दे हैव सिमिलर चार्ज अपॉन साइज रेशियो। तो ये बात भी आप बोलते कि हाँ ये जो रीज़न दिया जा रहा है ये असर्शन का एक बहुत ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो मैं डायगोनल रिलेशनशिप को इतना ही पे वाइंड अप करना चाहूँगा। मैं सिंपली बोलना चाहूँगा कि केमिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा लिथियम और मैग्नीशियम का करीब करीब सिमिलर साइज, बोरोन सिलिकॉन का सिमिलर साइज, और बेरिलियम एल्युमिनियम का सिमिलर साइज। केमिस्ट्री में सिर्फ 3 ही डायगोनल रिलेशनशिप है, लिथियम मैग्नीशियम का करीब करीब सिमिलर साइज, दूसरा बेरिलियम एल्युमिनियम का सिमिलर साइज, और तीसरा बोरोन और साथ साथ में बेसिकली फटाक से बोलिए सिलिकॉन का। सिर्फ 3 पेयर है डायगोनल रिलेशनशिप का, 3 पेयर है। इनका क्या है ना,
इनका साइज करीब करीब आपको एक जैसा देखने को मिलेगा, इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत हद तक एक जैसा देखने को मिलेगा, इनका केमिकल बिहेवियर आप करीब करीब एक जैसा देखोगे, मतलब जिस तरह का ऑक्साइड इसका होगा उसी तरह का ऑक्साइड इसका होगा। अगर ये बेसिकली अगर यदि कोवेलेंट नेचर शो करता है तो ये भी कोवेलेंट नेचर शो करेगा। अगर ये नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट कर सकता है तो ये भी रिएक्ट कर जाता है। अब बाद में पता चलेगा आपको कि बेसिकली क्या है कि सोडियम पोटेशियम रुबिडियम वगैरह जो है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके मेटल के नाइट्राइड नहीं बनाते हैं, लेकिन लिथियम नाइट्राइड बना लेता है क्योंकि मैग्नीशियम भी नाइट्राइड बनाता है। इनके कोई भी कंपाउंड, सोडियम पोटेशियम वगैरह का कोई भी कंपाउंड जो है उनके कोई भी कंपाउंड कोवेलेंट नहीं होता है, लेकिन लिथियम का कंपाउंड कोवेलेंट होता है बिकॉज मैग्नीशियम का भी कोवेलेंट होता है। आप याद कीजिएगा, मैंने आपको बताया था जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ जो पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट लेक्चर था, बेसिक वाला नहीं, फर्स्ट लेक्चर, वहाँ मैं आपको बोला था कि जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं उस थर्ड पीरियड के एलिमेंट को हम टिपिकल एलिमेंट कहते हैं। उसको हम लोग टिपिकल एलिमेंट कहते हैं। याद कीजिए, हम बोले थे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले को नॉर्मल कहते हैं, पी ब्लॉक में आप ग्रुप 18 छोड़ दीजिए तो, और थर्ड पीरियड के एलिमेंट को हम बोले थे टिपिकल। एक्चुअली क्या है कि सेकेंड पीरियड में आपको बहुत सारे एक्सेप्शन बिहेवियर शो करने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, लिथियम सेकेंड पीरियड में है, अब क्या है बाकी मेंबर आयोनिक है लेकिन लिथियम कोवेलेंट नेचर भी शो करता है। बाकी हाइड्रेशन शो नहीं करते हैं, लिथियम में खतरनाक लेवल का हाइड्रेशन है। बाकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करते हैं, लिथियम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। ग्रुप 1 में बाकी मेंबर जो है वो बेसिकली नाइट्रोजन से डायरेक्टली रिएक्ट करके नाइट्राइड नहीं बनाते हैं, लिथियम डायरेक्टली रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाता है। बाकी के बेसिकली जो कार्बोनेट है, मतलब सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट वगैरह, वो बहुत ही स्टेबल है। अगर तुम सोडियम कार्बोनेट को तोड़ना चाहोगे हीट करके तो बेसिकली मेल्ट कर जाएगा, पिघल जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं। लेकिन लिथियम का कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये लिथियम कार्बोनेट को आप हीट करोगे ना बॉस, तो ये टूटेगा, लिथियम के ऑक्साइड में प्लस साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। आप सोडियम कार्बोनेट में यही चीज़ करना चाहोगे ना, तो ये देखने को नहीं मिलेगा कि आप इसको हीट कीजिए और ये सोडियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो एक्चुअली क्या है ना, ये जो सेकेंड पीरियड वाले जो मेंबर होते हैं, सपोज फर्स्ट पीरियड में तो हाइड्रोजन हीलियम उसको हटा दो, सेकेंड पीरियड में जो बेसिकली मेंबर है ना, उनके बेसिस पे आप पूरे ग्रुप का प्रॉपर्टी को डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। उनके बेसिस पे आप बोलोगे सर यहाँ पे एक एक्सेप्शन, आप कहीं और बताओ। हम बोलेंगे देख मेरे भाई, बेरिलियम जो है ना, इसका ऑक्साइड एसिडिक भी हो सकता है, इम्फोट्रिक बिहेवियर शो करता है। बाकी के जो बेसिकली जितनी भी ऑक्साइड है वो बेसिक है। बेरिलियम का शायद ही कोई कंपाउंड आपको आयनिक मिलेगा, बहुत मुश्किल से। बेरिलियम के 1-8% कंपाउंड ही होते हैं जो कि आयनिक होते हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है बेरिलियम कार्बाइड B2C, ये बेरिलियम कार्बाइड जो है ये आयनिक है। बाद बाकी आपको जितने भी बेरिलियम के कंपाउंड देखने को मिलेंगे सारे कोवेलेंट, लेकिन यहाँ पे आपको देखोगे कि मैग्नीशियम में थोड़ा बहुत कोवेलेंट नेचर, बाकी सारे के सारे आयनिक, और मैग्नीशियम में भी मोस्टली बेसिकली आप आयनिक नेचर देखोगे। तो यहाँ से ये पता चलता है कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट बेसिकली पूरे ग्रुप के प्रॉपर्टी को रिजेंबल नहीं कर पाते हैं। आप बोलोगे सर हम इतना से नहीं मानेंगे, आप इधर कुछ बता दो तब माने। हम बोलेंगे देखो यार, कार्बन में तुम सोचो कि कार्बन में कैटनेशन कितना कमाल का है, सिलिकॉन वगैरह में उतना कैटनेशन नहीं है। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, फॉस्फोरस वगैरह सिंगल बॉन्ड में स्टेबल है। तो बताओ नाइट्रोजन से हम पूरे के पूरे बेसिकली इसके ग्रुप का मतलब सेकेंड पीरियड के एलिमेंट जो है, सेकेंड पीरियड वाला जो एलिमेंट है अपने पूरे ग्रुप के प्रॉपर्टी को ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। तो इसीलिए थर्ड पीरियड वाले को हम लोग बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट। आप देखिएगा मेरे लेक्चर नंबर बेसिकली आप फर्स्ट देखिएगा तो वहाँ मैंने बेसिकली टिपिकल एलिमेंट का चर्चा किया है। मैंने बोला था कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट को टिपिकल एलिमेंट कहते हैं। खैर आज हमारा चर्चा वो नहीं था, हमारा चर्चा था डायगोनल रिलेशनशिप, और उम्मीद है मैंने डायगोनल रिलेशनशिप समझाने का कोशिश किया। मैं बोला कि केमिस्ट्री में ये 3 पेयर ध्यान रखिएगा। पहला पेयर लिथियम और मैग्नीशियम, दूसरा पेयर बेरिलियम और एल्युमिनियम, और तीसरा पेयर यहाँ बोरोन और सिलिकॉन। मैं आपको बताया कि क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होता है। क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछेगा, मैग्नीशियम इज अ इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल विच इज एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव मोस्ट चांसेस ऑफ फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ऑप्शन 3-4 एलिमेंट देगा, उसमें एक रहेगा लिथियम भी। तो जब मैग्नीशियम के बारे में बोल दिया कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मैग्नीशियम बना सकता है, तो लिथियम भी बना सकता है, क्योंकि हम बताएं इनका केमिकल प्रॉपर्टीज भी करीब करीब बराबर रहता है बिकॉज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप, दैट इज चार्ज अपॉन साइज रेशियो।
लिथियम और मैग्नीशियम का चार्ज अपॉन साइज रेशियो सिमिलर है। अगर मैग्नीशियम ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकता है तो लिथियम भी कर सकता है। अगर बेरिलियम के ऑक्साइड एम्फोटेरिक है तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होगा। अगर बोरोन को मेटलॉइड की कैटेगरी में हम क्लासिफाई कर सकते हैं तो सिलिकॉन को भी मेटलॉइड की कैटेगरी में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अब मत बोलना सर बोरोन मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन मेटल्स देखते हैं, तो हम बोलेंगे सिलिकॉन भी बहुत बार तुमको नॉन मेटल्स दिखा देंगे। बाउंड्री बिटवीन नॉन मेटल्स इन मेटलॉइड के तौर पे रखा जाता है। आप बोरोन को मेटलॉइड में भी रख दोगे तो कोई बहुत बड़ा पाप नहीं हो जाएगा आपसे। हम बस इतना इस चीज़ पे जोड़ देने का कोशिश कर रहे थे कि गलती से भी ये मत सोच लेना कि आप बोलोगे सर आप टॉपिक पढ़ा रहे थे साइज, ठीक है हम साइज ही पढ़ा रहे थे, साइज पढ़ा रहे थे ना आपको, तो साइज के बेसिस पे आपको हम पूछते हैं नॉर्मली कि लिथियम मैग्नीशियम में कौन बड़ा होगा, तो आप बोल देते कि मैग्नीशियम बड़ा होगा। हम बोल रहे हैं कि मैग्नीशियम बड़ा नहीं होगा, लिथियम मैग्नीशियम का करीब करीब बराबर साइज है, और इसका हम रीजन बोले बिकॉज दे हैव सेम चार्ज अपॉन साइज रेशियो। दूसरी बात बोले कि आप डायगोनल रिलेशनशिप नाम का भी ऑप्शन दिया रहेगा तो आप उसको करेक्ट करके आइएगा। अच्छा, मैं एक लिमिटेशन बता रहा हूँ कि डायगोनल रिलेशनशिप केमिस्ट्री में सिर्फ 3 है, लिथियम मैग्नीशियम, बेरिलियम एल्युमिनियम, बोरोन सिलिकॉन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा तीनों डायगोनल रिलेशनशिप। अब आगे रिलेशन मत ढूंढना कि हाँ अच्छा इसके इसमें भी कुछ रिलेशन होगा, अच्छा इसमें भी कुछ रिलेशन होगा, ऐसा करोगे पूरा गलत कर दोगे। सिर्फ 3 डायगोनल रिलेशनशिप है, ओनली 3। चलो ठीक है सर, आपने ये रीज़न तो बता दिया सिमिलर साइजेस का, लिथियम मैग्नीशियम का, बेरिलियम एल्युमिनियम का, बोरोन सिलिकॉन का, और सिर्फ साइजेस ही नहीं बल्कि आपने बोला कि इनका प्रॉपर्टी भी करीब करीब सिमिलर है। लेकिन आपने अभी तक ये नहीं बताया ना सर, कुछ देर पहले भी आप जो बात कर रहे थे कि टाइटेनियम से तो बड़ा होगा जिरकोनियम, लेकिन जिरकोनियम हाफनियम का साइज करीब करीब बराबर होगा। ये सर इसका क्या रीज़न है? यहाँ तो कुछ डायगोनल वाली बात भी नहीं दिख रहा है। फिर आप बोलोगे सर कुछ देर पता है आपने, कुछ देर पहले आपने ये भी बोल दिया था कि बोरोन से एल्युमिनियम का साइज तो बड़ा, लेकिन एल्युमिनियम गैलियम में देखा गया दैट एल्युमिनियम का साइज गैलियम से बड़ा है। मतलब सर उल्टा गंगा बहने वाली बात हो गई। एल्युमिनियम से गैलियम बड़ा नहीं, बल्कि गैलियम एल्युमिनियम से थोड़ा सा छोटा हो गया, एल्युमिनियम थोड़ा सा गैलियम से भी बड़ा हो गया। सोचो मतलब। अच्छा, आपको हैरानी होगा कि सिर्फ जिरकोनियम हाफनियम बराबर नहीं, बल्कि नोबेडियम, बाद में के टेंटलम भी बराबर है, मोलिब्डेनम टंगस्टन भी करीब करीब बराबर है, टेक्टेनियम रेनियम भी बराबर है, रूथियम ऑस्मियम भी करीब करीब बराबर है, रोडियम इरिडियम भी करीब करीब बराबर है, पैलेडियम प्लेटिनम में भी, सिल्वर गोल्ड भी, कैडमियम मरकरी भी, बाद बाकी बेसिकली आप इंडियम थैलियम भी करीब करीब बराबर ही देखोगे। यहाँ भी देखोगे करीब करीब बराबर, मतलब थोड़ा सा बड़ा है, मतलब इंडियम से थैलियम थोड़ा सा बड़ा। अगर 2-4-5 पिकोमीटर बड़ा हो तो उसको आप बेसिकली बड़ा मत कहना। अब मत ढूंढ के ले आना एनसीईआरटी में सर इसका इतना 3-4 पिकोमीटर बड़ा है सर। अरे यार 3-4 पिकोमीटर बड़ा है तो आप करीब करीब बराबर साइज के कैटेगरी में उसको आप रख सकते हो। तो आप बोलोगे सर एक्चुअली ये जो डी ब्लॉक वाले जो है ना सर, ये डी ब्लॉक वाला है सर, तो डी ब्लॉक वाले में सर स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम में, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा था 3D सबसेल में, जैसे यहाँ पे था 3D1 सर, इसका था 3D2, इसका था 3D3, इसका था 3D5 था, हम बताए थे हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन, इसका 3D6 था। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना सर डी सबसेल में इंटर कर रहा था, तो ये जो स्कैंडियम से लेकर के जिंक में, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था 3D10, तो स्कैंडियम से जिंक को हम लोग डी ब्लॉक का 3D सीरीज कहेंगे, 3D सीरीज। ये जो स्कैंडियम से जिंक होता है ना मेरे दोस्त, स्कैंडियम से जिंक को हम लोग कहते हैं 3D सीरीज। उसके बाद एट्रियम से कैडमियम को हम लोग बोलते हैं 4D सीरीज। उसके बाद यहाँ पे लैंथनम है, ठीक है, लैंथनम से मरकरी तक को हम लोग बोलते हैं 5D सीरीज। और उसके बाद बेसिकली एक्टिनियम है, एक्टिनियम से एटॉमिक नंबर 112, ठीक है ना, जिसको आप लोग बेसिकली क्या रदरफोर्डियम, सॉरी एटॉमिक नंबर 112 जिसको आप लोग बेसिकली कॉपरनीशियम भी कहते हो। तो एटॉमिक नंबर 112 तक, दैट इज एक्टिनियम से एटॉमिक नंबर 112 तक, इसको आप बोलोगे 6D सीरीज। तो डी ब्लॉक में 4 सीरीज है, एक सीरीज है 3D सीरीज। एक्चुअली 3D सीरीज इसलिए बोले क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D सबसेल में इंटर कर रहा था। इसको बोलेंगे 4D सीरीज, क्योंकि एट्रियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो कुछ ऐसा है 5s2, उसके बाद निकलेगा 4D1, फिर इसमें जाओगे 5s2, 4D2, 4D3, इस तरह से आप यहाँ पे देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटर कर रहे हैं डी सबसेल में। तो जब इलेक्ट्रॉन इंटर करेंगे डी सबसेल में तो आप उसको बोलोगे 4D सीरीज। इसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंटर करेंगे बेसिकली, सॉरी यहाँ पे 4D मिस्टेक हो गया, आई मस्ट करेक्ट माई सेल्फ।
एक्चुअली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा था 4D सबसेल में, तो आपने इसको बोला 4D सीरीज। यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा था 5D बेसिकली सबसेल में, तो आपने इसको बोला 5D सीरीज। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे थे 6D सबसेल में, तो आपने इसको बोला 6D सीरीज। तो आपको हम ये नहीं सिखाना चाह रहे थे कि डी ब्लॉक में बेसिकली 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है और 6D सीरीज है। इसमें तो मेरा कोई इंटरेस्ट था ही नहीं दैट मैं आपको सिखाऊं 3D सीरीज, 5D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। मैं आपको सिखाने का कुछ और कोशिश कर रहा था। मेरा टारगेट यहाँ पे ये था कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि ये बेसिकली 3D सीरीज है, ठीक है, ये 3D सीरीज है। 3D से 4D में जाओगे तो साइज बढ़ेगा। स्कैंडियम से बड़ा है, ट्रियम, टाइटेनियम से जिरकोनियम, वैनेडियम से नियोबियम, बाद में की क्रोमियम से मोलिब्डेनम, मैग्नीज से टाइटेनियम, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा। 3D से 4D में आप जाओगे, ये 3D सीरीज से 4D सीरीज में आप जा रहे हो तो साइज बढ़ेगा। लेकिन जब 5D सीरीज में आप जिरकोनियम से नीचे जाओगे, हाफनियम में, तो देखा जाएगा कि साइज बढ़ा नहीं। जिरकोनियम से हाफनियम में साइज बढ़ा नहीं, करीब करीब ऑलमोस्ट बराबर साइज। तो ये 4D था और ये 5D है। इसी तरह नियोबियम, टैंटलम का साइज बराबर, इसी तरह प्लेटिनम, प्लेटियम का साइज बराबर, सिल्वर, गोल्ड का बराबर, कैडमियम, मरकरी का बराबर। यहाँ से लेकर के हाफनियम से लेकर के पूरा लास्ट तक मरकरी तक इनका करीब करीब सिमिलर साइज 4D सीरीज और 5D सीरीज का सिमिलर साइज। डाउन द ग्रुप साइज नहीं बढ़ रहा है यार, मतलब कमाल की बात है कि डाउन द ग्रुप साइज नहीं बढ़ रहा है। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ना चाहिए था मेरे भाई, लेकिन डाउन द ग्रुप साइज नहीं बढ़ रहा है, बल्कि ऑलमोस्ट बराबर हो जा रहा है। तो यहां पे जो बेसिकली बराबरी वाली बात था लिथियम मैग्नीशियम, उसका रीजन आपने बताया डायगोनल रिलेशनशिप सर, दैट इज फाई आयोनिक पोटेंशियल, चार्ज अपॉन साइज रेशियो, चार्ज अपॉन साइज रेशियो। ठीक है, मैंने मान लिया, लेकिन यहां मुझे रीजन बताओ ना कि जिरकोनियम हाफनियम का साइज बराबर क्यों है, सिल्वर गोल्ड का साइज बराबर क्यों, कैडमियम मरकरी का करीब करीब साइज बराबर क्यों। अब वहां पे एक एक 4 4 2 2 3 3 पिकोमीटर मुझे ढूंढ के मत लाना कि सर 2 पिकोमीटर बड़ा है सर। तो कभी कभी नालायक मैं तुम्हें छोटा भी दिखा दूंगा, इसीलिए बोलो ऑलमोस्ट बराबर साइज। 4D सीरीज और 5D सीरीज करीब करीब ऑलमोस्ट बराबर साइज। आखिर इसका कुछ तो रीजन होगा, और इसी रीजन के कारण, सिर्फ और सिर्फ यही नहीं, इसी रीजन के कारण नहीं, अभी दोस्तों ये रीजन के कारण नहीं। चलो ठीक है, मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिकली 4D सीरीज और 5D सीरीज का करीब करीब बराबर साइज। आप बोलोगे सर हाँ क्लियर हो गया, बता भी दो आखिर क्यों बराबर साइज। हम बोलेंगे उससे पहले ये तुम जान लो, ये बोरोन से बड़ा एल्युमिनियम है। बोलोगे हाँ बिल्कुल होना भी था, इसमें खास क्या है। हम बोलेंगे खास ये मेरे दोस्त कि एल्युमिनियम गैलियम में एल्युमिनियम से बड़ा गैलियम नहीं हुआ, बल्कि उल्टा एल्युमिनियम ही गैलियम से बड़ा हो गया। आप सोचे होंगे एल्युमिनियम से बड़ा होगा गैलियम, लेकिन एल्युमिनियम से गैलियम बड़ा नहीं है। एल्युमिनियम से गैलियम बड़ा नहीं है, नहीं है, नहीं है। एल्युमिनियम से गैलियम बड़ा नहीं है। एल्युमिनियम से बड़ा गैलियम नहीं, बल्कि उल्टा एल्युमिनियम ही बड़ा है गैलियम से। तो मैं आपको ये समझाने का कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एल्युमिनियम और गैलियम में एल्युमिनियम से बड़ा गैलियम क्यों नहीं हुआ। ओके, अभी आपने क्या सीखा, आपने सीखा डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप आपने सीखा, डायगोनल रिलेशनशिप। वहाँ मैंने आपको बताया, इसका रीज़न मैंने बोला फाई, दैट इज चार्ज अपॉन साइज रेशियो। चलो ठीक है, यहाँ भी मैंने बताया 3 रिलेशनशिप है इसमें, दैट इज आपको ध्यान रखना है, लिथियम और मैग्नीशियम, फिर मैंने बोला बेरिलियम एल्युमिनियम, और फिर मैंने बोला बोरोन और सिलिकॉन। ठीक है, ओनली 3। चलो ठीक है, अब मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे देखो बोरोन से बड़ा है एल्युमिनियम, बहुत अच्छी बात है। एल्युमिनियम और गैलियम में देखा गया कि एक्चुअली क्या है कि गैलियम जो एल्युमिनियम से छोटा हो गया, गैलियम एल्युमिनियम से बड़ा नहीं। इसका रीज़न मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ 1 मिनट में देख लेता हूँ कैमरा में कितना टाइम हो गया। रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। ओके बॉस, तो आप देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि बोरोन से बड़ा एल्युमिनियम है। ठीक है सर, अब कितना देर बताओगे, लेकिन एल्युमिनियम से बड़ा गैलियम नहीं, बल्कि एल्युमिनियम ही गैलियम से बड़ा है। तो देखो इसका रीज़न आप समझो। क्या मैं आपको जब बेसिकली पीरियोडिक टेबल का आई थिंक मैं आपको 2nd लेक्चर बता रहा था, तो मैं आपको बताया था शिल्डिंग इफेक्ट।
मैं आपको बताया था कि सील्डिंग जो है वो डी और एफ सब सेल के इलेक्ट्रॉन के कारण बहुत ही पुअर सील्डिंग होता है, याद करो। मैं बोला था कि जो सील्डिंग होगा, सील्डिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ बाबू स्लेटर रूल ही नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ ये ध्यान रख लो कि NS वालों के कारण बेसिकली क्या होगा, सील्डिंग 0.35 होगा, और मतलब N सब सेल वालों के कारण N-1 सब सेल के कारण बेसिकली जो वैल्यू होगा 0.85 होगा। N-2 हो या फिर ऑनवर्ड्स हो, उसमें वैल्यू बेसिकली प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के कारण 1 होगा, दैट इज सिग्मा का वैल्यू। सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको कुछ और कंसेप्ट भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको बताया था दैट इज S सब सेल के इलेक्ट्रॉन के कारण सबसे पावरफुल सील्डिंग होता है। उसके बाद P वालों के कारण, इन D और बेसिकली F के कारण पुअर सील्डिंग। याद कीजिए, मैं आपको बताया था पुअर सील्डिंग होता है। D और F बेसिकली इनके इलेक्ट्रॉन के कारण जो सील्डिंग होता है, जो रिपल्सन होता है, वो बहुत ही कम होता है। तो अब देखो इससे क्या फर्क पड़ेगा। एल्युमिनियम देखो, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 13, मतलब इसके न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैं ऐसे लिखूंगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो यहाँ पे जो भी बेसिकली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, इसको जो भी बेसिकली रिपल्सन सहना पड़ रहा है, वो S और P सब सेल के इलेक्ट्रॉन के कारण रिपल्सन सहना पड़ रहा है। अब यहाँ पे एल्युमिनियम के नीचे जो गैलियम है, जिसका एटॉमिक नंबर 31 है, इसका जब आप कन्फिगरेशन लिखोगे तो 1s2 मिलेगा, 2s2 मिलेगा, 2p6 मिलेगा, 3s2 मिलेगा, 3p6 मिलेगा, उसके बाद बेसिकली 4s2 मिलेगा, उसके बाद 3d10 मिलेगा 30, और तब जाकर के 4p1 मिलेगा। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो इस इलेक्ट्रॉन को जो धक्का दिया जा रहा है, जो सील्ड किया जा रहा है, जो रिपेल किया जा रहा है, वो S सब सेल वाले, P सब सेल वाले तो हैं ही, लेकिन देखो 10 इलेक्ट्रॉन हैं जो D सब सेल के हैं। और अभी मैं आपको बताया हूँ और उस समय बढ़िया से पढ़ाया था, D और F सब सेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, उनके कारण सील्डिंग का वैल्यू बहुत ही कम होता है। उनके कारण सील्डिंग पुअर होता है। हर जगह एक ही कंसेप्ट मत लगाना, हाँ स्लेटर रूल। एक्चुअली वो बेसिकली कुछ चीज़ें दी, उनसे हम बहुत सारी चीज़ों को जस्टिफाई कर पाते हैं, लेकिन उनके थ्योरी भी बहुत जगह काम नहीं करता है। तो वहाँ पे लोगों ने एक रीज़न सोचा, और तब लोगों ने एक बेसिकली प्रोबेबल रीज़न बेसिकली दिया गया कि एक्चुअली भैया D सब सेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके कारण और F सब सेल के इलेक्ट्रॉन के कारण जो सील्डिंग होता है, जो रिपल्सन होता है, बहुत ही मिनिमम होता है, बहुत ही पुअर सील्डिंग होता है। तो ये बेसिकली ऐसा प्रपोज किया गया, और इसके बेसिस पे हम चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। आप देखो एल्युमिनियम के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है, आप बोलोगे 13 प्रोटॉन है सर। यहाँ पे देखो सर, इसके न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन है सर। आप बोलोगे इसके न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन है, और 13 प्रोटॉन जो है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। हम बोले बहुत अच्छी बात है। हम बोले कि यहाँ पे गैलियम में, और हम बोले क्या आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को अंदर वाले इलेक्ट्रॉन रिपेल नहीं कर रहे होंगे क्या? तुम बोलोगे हाँ सर बिल्कुल कर रहे हैं। आप देखो ना 3p वाला जो है ना सर, 3p1, इसको ये सारे इलेक्ट्रॉन बेसिकली रिपेल कर रहे हैं सर। S सब सेल के, P सब सेल के, बाद में कि 3s सब सेल के भी इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं। तो अंदर से इसको रिपल्सन भी सहना पड़ रहा है सर, अंदर से इसको सील्डिंग भी झेलना पड़ रहा है। लेकिन सर गैलियम में जब हम बात करेंगे ना सर, तो गैलियम के न्यूक्लियस में क्या है सर, यहाँ पे देखो आप, गैलियम के न्यूक्लियस में क्या है, गैलियम के न्यूक्लियस में 31 प्रोटॉन है सर। तो जब गैलियम के न्यूक्लियस में 31 प्रोटॉन है, तो बेसिकली यहाँ भी क्या है कि यहाँ भी आउटरमोस्ट सेल को इलेक्ट्रॉन बेसिकली रिपेल कर रहे होंगे। यहाँ अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है, इस आउटरमोस्ट सेल को रिपेल कर रहे होंगे, सर। लेकिन मेरे भाई तो एक बात बता, क्या भाई तुम्हें सिखाया था Z इफेक्टिव, और बोला था कि Z इफेक्टिव बराबर क्या होता है मेरे भाई, Z माइनस सिग्मा होता है। यहाँ पे जो सिग्मा होगा, जो रिपल्सन होगा, वो S एंड P सब सेल के कारण होगा, और वो जो रिपल्सन होगा काफ़ी पावरफुल होगा, मतलब वो कमज़ोर नहीं, उसका बेसिकली कुछ अपना एक लेवल है बॉस। तो बोलोगे सर यहाँ भी तो S और P वाले हैं, ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ और S और P वाले सब सेल नहीं है। यहाँ गैलियम के अंदर भी सर S और P सब सेल के इलेक्ट्रॉन है, ये भी रिपेल कर रहे होंगे, इसमें क्या मतलब खास है? हम बोलेंगे बहुत अच्छी बात है यार, लेकिन यहाँ पे 10-10 इलेक्ट्रॉन है जो कि D सब सेल के हैं, और वो 10 इलेक्ट्रॉन के कारण जो रिपल्सन होगा बहुत ही पुअर होगा। ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है ना, इनके कारण रिपल्सन बहुत ही पुअर रिपल्सन होगा, ये बहुत कस के धक्का नहीं देंगे। लेकिन देखो एल्युमिनियम के न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन था, और गैलियम के न्यूक्लियस में साला 31 प्रोटॉन है, 31 प्रोटॉन है भाई। तो क्या है कि यहाँ पे ये 10 इलेक्ट्रॉन के कारण जो सिग्मा है, जो रिपल्सन है, सिग्मा पुअर है, वेरी पुअर है। इसके कारण जो सिग्मा पुअर है, मतलब जो रिपल्सन है वो कमजोर है, वो कम कस के बेसिकली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ये 10 इलेक्ट्रॉन, मान के चलो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन में मान लेता हूँ। तो इनके कारण जो बेसिकली इसको रिपल्सन सहना पड़ेगा, वो बहुत ही कम रिपल्सन सहना पड़ेगा।
लेकिन न्यूक्लियर चार्ज देखो कितना बढ़ गया, 31 है। तो रिपल्सन कम है, ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, लेकिन ये देखो जेड कितना है, यहाँ पे जेड 31 है। एल्युमिनियम के केस में जेड इफेक्टिव अगर हम बात करें, जेड इफेक्टिव एल्युमिनियम के केस में तो तुम बोलोगे 13 माइनस सिग्मा, और यहाँ पे जेड इफेक्टिव अगर गैलियम के बारे में बात करें तो तुम बोलोगे 31 माइनस सिग्मा। तो जेड देखो यहाँ पे एल्युमिनियम से गैलियम में जेड बहुत बड़ा है, लेकिन सिग्मा जितना बढ़ना चाहिए उस प्रोपोर्शन में सिग्मा नहीं बढ़ा। तो सिग्मा जब उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ा तो फिर क्या है कि z माइनस सिग्मा, z बहुत बढ़ा लेकिन सिग्मा नहीं बढ़ा उतना, तो z इफेक्टिव ज्यादा किस में होगा, तो तुम बोलोगे z इफेक्टिव जो होगा सर वो गैलियम में काफी ज्यादा हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाकी काफी ज्यादा होगा, क्योंकि सर ये 10 इलेक्ट्रॉन उतना कस के धक्का नहीं दे पा रहे हैं सर, और न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली एल्युमिनियम के मुकाबले गैलियम में बहुत ज्यादा है सर। यहाँ न्यूक्लियर चार्ज 13 है और यहाँ 31 है सर। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बहुत कस के खींचेगा, और जब बहुत कस के खींचेगा ना सर तो इसका साइज में आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। हम बोले ये क्या है, तो बोलोगे सर जब इसको बहुत कस के खींचेगा ना तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी सेल के सहित बेसिकली बहुत पास आ जाएगा। तो एक्चुअली क्या है कि इसका साइज इतना कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि इसका साइज एल्युमिनियम से भी छोटा हो जाएगा। तो यही कंसेप्ट सर, यही थ्योरी से इस चीज को हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। आज हमारे पास केमिस्ट्री में इसके अलावा कोई दूसरा थ्योरी नहीं जो इस चीज को जस्टिफाई कर सके। अब गलती से यहाँ पे स्लेटर रूल लगा करके यहाँ पे कैलकुलेट मत करना बैठना भाई। और लोग इसको बोलेगा एक्सेप्शन, एक्सेप्शन नहीं, यहाँ पे यही थ्योरी जो है जो कि एक्सप्लेन कर पाता है, और हमारे पास कोई थ्योरी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो 10 डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन के आने के कारण जो शील्डिंग बहुत ही कम हुआ, रिपल्सन बहुत कम हो गया, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दैट इज जेड इफेक्टिव का वैल्यू बहुत बढ़ गया। तो ये जो 10 डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन के कारण, ये जो 10 डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन के कारण जो प्रॉब्लम हुआ ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक। अच्छा, इनके कारण क्या हो गया, इसके कारण गैलियम के साइज एक बहुत ही बेसिकली ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। गैलियम के साइज में बहुत ज़्यादा आपको अचंभित कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। तो आप बोलोगे कॉन्ट्रैक्शन इन साइज आपको मिला, कॉन्ट्रैक्शन इन साइज मिला। तो बॉस ये जो साइज में जो कॉन्ट्रैक्शन मिला इसी को आप बोलते हो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, या फिर इसको आप ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हो, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हो, इसको आप ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हो। अच्छा, ये जो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन जिसको हम लोग ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं, इसका इफेक्ट पूरे केमिस्ट्री में सिर्फ एक जगह आपको पूछा जाएगा, दैट इज एल्युमिनियम और गैलियम में। सिर्फ और सिर्फ एक जगह है, एल्युमिनियम गैलियम में। एक्चुअली एल्युमिनियम से गैलियम में साइज नहीं बढ़ा बल्कि उल्टा छोटा हो गया, थोड़ा सा एल्युमिनियम से थोड़ा सा छोटा हो गया। इसका रीजन है डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन जिसको हम लोग ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। देखो हम स्पष्ट भाषा में तुम्हें याद दिलाने का कोशिश कर रहे हैं, दैट डी सबसेल के इलेक्ट्रॉन के कारण शील्डिंग का वैल्यू बहुत ही कम होता है, एफ के कारण तो और भी कम होगा। तो ठीक है, एक्चुअली एल्युमिनियम में जो भी बेसिकली इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट बेसिकली सबसेल या आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को जो रिपेल कर रहे होंगे वो एस और पी वाले थे। यहाँ पे एस और पी वाले तो हैं, लेकिन ये जो 10 डी वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, इनके कारण जो है सो सिग्मा बहुत ही कमजोर है, ये कस के धक्का नहीं दे रहे हैं। जब ये इनका जो सिग्मा है, सिग्मा वेरी पुअर है, इनका वेरी पुअर है, बहुत कम कस के धक्का दे रहे हैं। ये उसको उतना कस के नहीं धक्का दे रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे 13 है और यहाँ न्यूक्लियर चार्ज 31 है। यार न्यूक्लियर चार्ज इतना बढ़ गया। तो एक्चुअली जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण क्या है ना कि साइज बेसिकली क्या इसको खींचेगा, कस के खींचेगा तो ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होते जाएगा, बहुत ही पास आ जाएगा। तो ये जो साइज में कमी दिखेगा, जो साइज में गिरावट दिखेगा, जो साइज में कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा, इसी को हम लोग कहते हैं डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। इसको हम लोग कहते हैं डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन या फिर इसको ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। मतलब ये डी ब्लॉक वाले इलेक्ट्रॉन के कारण ये कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला, तो इसको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। उम्मीद है मैं आपको बेसिकली समझा पाया, ठीक है। अच्छा, आप बोलोगे सर हम एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे? कोई बात नहीं, तुम्हारा एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होगा, लिख लेना। अच्छा, मजाक वाली बात था, काम वाली बात सुनो। बोलोगे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, व्हाई साइज ऑफ गैलियम इज लेस देन दैट ऑफ द एल्युमिनियम, या व्हाई देयर इज अनप्रेडिक्टेबल ट्रेंड्स इन द साइज ऑफ एल्युमिनियम एंड गैलियम। तो आप बोलिएगा इस तरह से आंसर बोलिएगा, ऑन मूविंग डाउन फ्रॉम एल्युमिनियम टू गैलियम, ऐसे बोलिएगा, ऑन मूविंग डाउन फ्रॉम एल्युमिनियम टू गैलियम, ऑन मूविंग डाउन फ्रॉम एल्युमिनियम टू गैलियम nuclear charge increases considerably from 13 to 31, but in gallium there are 10 d subshell electron. In gallium there are 10 d subshell electron, and we know it very well that shielding or screening due to d subshell electron is very poor.
Shielding or screening due to d subshell electron is very poor, but effective nuclear charge increases considerably because in nuclear charge increases from 13 to 31, and that's why there is unusual contraction in size, which results in lesser size of gallium than that of aluminium, and this phenomenon is known as d block or transition contraction. आपके टीचर भी भर के नंबर देंगे। अच्छा, मैंने जो बोला ना, आप एकदम रिवाइंड करके 0.5 की स्पीड में उसको लिख लीजिएगा। थोड़ा इतना कष्ट करो यार। चलो ठीक है, इतना हो गया। अब बोलोगे सर हाँ ये सब चीज़ें तो हो गया सर, लेकिन अभी भी आपने कुछ नहीं बताया। मैं पूछूंगा क्या नहीं बताया मैंने बॉस, तो आप बोलोगे सर आप ये नहीं बताए। मैंने पूछा क्या, तो आप बोलोगे सर देखो ना आप ये नहीं बताए। हम बोले क्या, बोलोगे देख ही लो ना सर। हाँ बोलोगे आपने ये नहीं बताया सर, आपने ये तो बता दिया एल्युमिनियम गैलियम में साइज बेसिकली एल्युमिनियम और गैलियम का करीब करीब बराबर, या फिर बराबर नहीं करना चाहिए, मैं ये कहना चाहिए दैट एल्युमिनियम का साइज बेसिकली क्या है, थोड़ा सा गैलियम से बड़ा हो गया। ये तो आप समझा दिए, आप इसको बोले डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन या फिर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, हमें समझ में आ गया। लेकिन आप ये नहीं बताए सर क्या यार जिरकोनियम हाफनियम का साइज बराबर क्यों है, ये नियोबियम टेंटलम का साइज बराबर क्यों, मतलब पूरे के पूरे 4D सीरीज और 5D सीरीज का साइज करीब करीब बराबर क्यों है सर, आप ये नहीं बताएं। सिल्वर गोल्ड का साइज बराबर, पैलेडियम प्लेटिनम का साइज बराबर, रोडियम इरिडियम का साइज बराबर, ये पूरे सीरीज में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पूरे सीरीज तक बेसिकली साइज करीब करीब बराबर क्यों सर, ये 4D सीरीज और 5D सीरीज का साइज करीब करीब बराबर क्यों, मतलब 5th पीरियड और 6th पीरियड में ये जो साइज है सर 5th पीरियड से 6th पीरियड में गए, मतलब डाउन द ग्रुप गए तो साइज बढ़ा नहीं बल्कि करीब करीब बराबर साइज क्यों हो गया, ये जिरकोनियम हाफनियम में साइज करीब करीब बराबर क्यों हो गया सर, ये आपने नहीं समझाया। आप बोलोगे सर स्कैंडियम से एट्रियम में साइज बढ़ा, बहुत अच्छी बात है, एट्रियम से लैंथनम में भी साइज बढ़ता है सर, और लैंथनम से एक्टिनियम में भी साइज बढ़ता है सर, लेकिन सर यहाँ पे प्रॉब्लम है सर, यहाँ पे साइज बढ़ रहा है सर एकदम बिल्कुल सब कुछ हर जगह सही सर, हाइड्रोजन से लिथियम बढ़ा, लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम बिल्कुल सही सर, बेरिलियम से मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है सर। स्कैंडियम से बड़ा एट्रियम, एट्रियम से बड़ा लैंथनम, लैंथनम से बड़ा एक्टिनियम, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्यों हो गई सर, टाइटेनियम से जिरकोनियम में तो बढ़ा लेकिन जिरकोनियम से हाफनियम नहीं बढ़ा सर, नियोबियम से टेंटलम नहीं बढ़ा सर, ये मोलिब्डेनम से टंगस्टन नहीं बढ़ा, यहाँ से जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ 4D सीरीज में जिरकोनियम हाफनियम से, ये पूरी सीरीज में चला। आप इसको बता दीजिए सर। तो हम बोलेंगे बॉस इसका एक्सप्लेनेशन है लैंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आप बोलो सर वो समझा दो अपने यहाँ से ताकि हम समझ जाएं। ठीक है यार, ये जिरकोनियम है, हाँ है, ये हाफनियम है, हाँ, इसका एटॉमिक नंबर जिरकोनियम का 40 है और इसका 72 है। आप बढ़िया से देखो आपको समझ में आएगा। आप देखो मैंने बोला जिरकोनियम एटॉमिक नंबर है 40, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखोगे तो ऐसा लिखाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2, उसके बाद सर 5s2 हो गया, अब 4d आएगा। ठीक है यार 4d आएगा, 4d क्या होगा सर 4d2 होगा, देख लो आप देख लो सर, यहाँ तक 30 हो गया सर 3d10 तक 30, उसके बाद 4p6 36, उसके बाद 38 और 40, एकदम 40 हो गया, बिल्कुल सही सर। सर हमें ये याद है बढ़िया से 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, ठीक है, उसके बाद 5s आता है सर, फिर जा करके बेसिकली 4d आता है 5p, एकदम बिल्कुल देख लो सर, इसी तरह से हमने फिल किया है। मैंने बोला ठीक है यार 4p6 तक 36 हो गया, फिर 38 और बेसिकली 42 किया तुमने, 40 किया, बहुत सही है। फिर आप बोलोगे सर यहाँ से देख लो आप 6s आएगा सर, यहाँ 4f आएगा, तब जाकर के 5d आता है सर, और तब जाकर के बेसिकली 6p आता है सर, और फिर यहाँ पे 7s वगैरह चलता है। ठीक है, फिर 5f है, 6d है और 7p है। देखिए हमें अच्छा से याद था, हम बोले बहुत अच्छी बात है। जिरकोनियम के बाद हाफनियम का भी लिख दो भाई, तो आप बोलोगे सर हाफनियम का एटॉमिक नंबर 72 होता है सर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, बाद बाकी 4s2 के बाद बेसिकली क्या हो जाएगा 3d10 हो जाएगा सर, आप गलत कर रहे थे, अभी आप सुधर गए 30, उसके बाद 4p6 36 5s2 38 4d10 सॉरी यस 4d10 38 के बाद कितना हो जाएगा 4d10 48, उसके बाद सर 5p, वहाँ देखिए सर वहाँ 5p6
54, उसके बाद जाओ सर 6s में जाओ, 6s2, देखिए 54 हो गया, उसके बाद 6s2, 54 के बाद 56 और तब जाकर के आएगा सर 4f14। तो 50 बेसिकली 6 और 14 कितना हो गया सर, तो बेसिकली 56 और 14 जो है 70 हो जाएगा और तब जाकर के आया सर 52 72। मैंने बोला हाँ बहुत अच्छी बात है 52 72। तो आप बोलोगे सर आपको एक चीज़ दिख रहा है, हम बोले क्या, कि सर जिरकोनियम के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है, हम बोले 40। सर यहाँ पे आउटर मोस्ट बेसिकली जो 4d में जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंटर किया 4d में, तो ये जो इलेक्ट्रॉन इंटर किया सर इसको बेसिकली रिपेल करने वाले, इसको रिपेल करने वाले, इसको सील्ड करने वाले, इसको स्क्रीन करने वाले, इसको धक्का देने वाले कौन है सर, तो मैं बोलूँगा धक्का देने वाले एस वाले हैं, पी वाले हैं और डी वाले भी हैं। तो हम बोले यार यहाँ तो डी वालों के कारण बहुत ही पुअर शील्डिंग होगा, तो तुम बोलोगे सर यहाँ भी डी वाले हैं, ज़्यादा घबराइए मत, यहाँ भी पुअर शील्डिंग होगा डी वालों के कारण, तो यहाँ भी पुअर शील्डिंग वाले, यहाँ भी पुअर शील्डिंग वाले हैं, तो इसको हटा दीजिए आप। सर आप यहाँ पे खास एक चीज़ देखिए, इसके न्यूक्लियस में 40 प्रोटॉन है, इसके न्यूक्लियस में बेसिकली 72 प्रोटॉन है सर, लेकिन यहाँ पे क्या है ना सर, यहाँ पे आउटर मोस्ट बेसिकली सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको धक्का देने वाले बेसिकली कौन वाले, एस वाले हैं, पी वाले हैं, डी वाले हैं। यहाँ पे जो आउटर मोस्ट सेल वाला जो है उसको धक्का देने वाला एस सब सेल के इलेक्ट्रॉन है, पी सब सेल का है, डी के है, तो ये तो यहाँ भी एस पी डी है। यहाँ पे देखो ना सर जिरकोनियम में आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने वाले एस पी एंड डी वाले हैं और डी के कारण शील्डिंग जो होता है बहुत ही पुअर होता है। लेकिन सर हाफनियम में जो आउटर मोस्ट सेल को रिपेल करने वाला एस वाला है, पी वाला है, डी वाला है और साथ साथ में एफ वाला भी 14 इलेक्ट्रॉन है सर, देखो 4f14। प्रॉब्लम ये है, और आपने तो बताया ही था सर हमें कि बेसिकली एस सब सेल के और पी सब सेल के कारण जो शील्डिंग काफ़ी अच्छा होता है, डी के कारण पुअर होता है और एफ के कारण वेरी पुअर होता है। तो ये जो 14 इलेक्ट्रॉन है ना सर, इनके कारण जो सिग्मा होगा ना, इसके कारण जो शील्डिंग होगा ना सर, इनके कारण जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बेसिकली जो शील्डिंग झेलना पड़ेगा ना सर, वो बहुत ही कम होगा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बेसिकली जो शील्डिंग बेसिकली झेलना पड़ेगा इनके कारण काफ़ी कम होगा। यहाँ 5 सेल बनाया ना मैंने, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, अच्छा फिफ्थ सेल, एक और, चलो ठीक है फिफ्थ सेल। तो आप बोलोगे सर यहाँ 6 बनाया ना, 3 2 5 6, एक और कर लो आप, एक और 6 कर लो, चलो ठीक है। तो आप बोलोगे ना सर यहाँ भी बेसिकली क्या है कि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको ये 4f14 मतलब 4f सब सेल में 14 इलेक्ट्रॉन है, वो भी आउटर मोस्ट वाले को रिपेल कर रहे हैं। और आपको बढ़िया से पता होना चाहिए दैट एफ सब सेल के इलेक्ट्रॉन के कारण जो शील्डिंग होगा बहुत ही पुअर होगा, एफ सब सेल इलेक्ट्रॉन के कारण जो शील्डिंग होगा काफ़ी पुअर होगा। तो आप बोले कि जो एफ सब सेल होता है, आप बोले कि जो एफ सब सेल के इलेक्ट्रॉन जो है उनके कारण शील्डिंग काफ़ी कमज़ोर होगा, काफ़ी पुअर होगा, और शील्डिंग कम होगा सर, मतलब रिपल्सन कम होगा सर, और रिपल्सन कम होगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर नहीं जा पाएगा। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे 40 और यहाँ न्यूक्लियर चार्ज 72 है सर, तो जाहिर सी बात है सर बेसिकली साइज का में आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ के मुकाबले यहाँ पे जो शील्डिंग है कम हो गया। जिरकोनियम के मुकाबले हाफनियम में शील्डिंग कम है सर, क्योंकि ये जो 14 इलेक्ट्रॉन है ना एफ सब सेल में, उनके कारण शील्डिंग बहुत ही पुअर होगा सर। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज यहाँ 40 था और यहाँ 72 है सर, तो इलेक्ट्रॉन को कस के खींचेगा सर। और भले बेसिकली क्या है कि सेल का संख्या बढ़ रहा है, लेकिन वो सेल खिंचा करके न्यूक्लियस के इफेक्ट के कारण खिंचा करके वो थोड़ा पास आ जाएगा सर। तो यहाँ पे साइज में आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, थोड़ा करीब आ जाएगा। और इसी जो कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलता है साइज में सर, इसको हम लोग बोलते हैं लेंथनम के बाद जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन है, ये जो 14 इलेक्ट्रॉन कहाँ है सर, लेंथनम के बाद नीचे लेंथेनॉइड में है ना एफ सब सेल में, तो 14 इलेक्ट्रॉन बेसिकली इंटर करके 4f वाले आ गए, मतलब लेंथेनॉइड के इलेक्ट्रॉन आ गए। तो सर इसी को हम लोग बेसिकली कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आप इतना ध्यान रखिए सर, यहाँ पे जो 14 एफ सब सेल के इलेक्ट्रॉन के आने के कारण जो शील्डिंग बहुत ही कम हो गया, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को धक्का काफ़ी कम मिला, रिपल्सन काफ़ी कम मिल रहा है, लेकिन अट्रैक्शन न्यूक्लियर चार्ज तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के कारण सर साइज बेसिकली देखा गया 4d सीरीज और 5d सीरीज का करीब करीब बराबर होता है सर। और इसी फिनोमेनन को सर हम लोग बेसिकली बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो हम बोले अगला में कैसे हो गया यार, यहाँ जिरकोनियम तक तो मुझे समझ में आता है, आगे नोबियम में, एनबी में जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर 41, आगे बेसिकली जो 41 वाला है एनबी में क्या प्रॉब्लम है, मोलिब्डेनम में क्या प्रॉब्लम है 42 में, टैक्टिनियम में क्या प्रॉब्लम है 43 में, ये 41 42 हो गया 43, इनमें क्या प्रॉब्लम है। तो बोलोगे सर यहाँ 41 है, यहाँ 40 था, नीचे एटॉमिक नंबर 72 आया सर, यहाँ 41 के नीचे 73 वाला आएगा, यहाँ 42 के नीचे बेसिकली 74 वाला आएगा। तो इनमें भी तो सर बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है एफ सब सेल में इंटर नहीं कर रहा है,
एफ सबसेल में इंटर नहीं कर रहा है सर। एफ सबसेल का बारी कब आएगा सर? देखिए ना, एफ सबसेल का बारी कब होता है? 56 के बाद आता है। तो सर 4D सीरीज बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होता है? 4D सीरीज जो कहाँ से स्टार्ट होता है आप देख लो, 39 से स्टार्ट होता है और बेसिकली 48 पे खत्म हो जाता है कैडमियम पे। तो सर एक्चुअली यहाँ पे 4D सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन है ना सर, 41, 42, 43, 45, 46 वगैरह में कहीं भी जो इलेक्ट्रॉन है सर वो एंटर नहीं कर रहा है एफ सबसेल में। लेकिन इसके नीचे जो डॉन द ग्रुप है हाफनियम में, उसके बाद जो पूरा पीरियड चलता है हाफनियम के बाद, वो पूरे पीरियड में इलेक्ट्रॉन इंटर करते जा रहा है 4f सबसेल में, और 4f सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है। उनके कारण रिपल्सन बहुत ही पुअर होगा, वेरी पुअर सील्डिंग। इसीलिए जब हम वहाँ पे सील्डिंग पढ़ाए थे तो हम आपको बताए थे कि एफ सबसेल के इलेक्ट्रॉन के कारण जो सील्डिंग होता है बहुत ही पुअर होता है। तो सील्डिंग बहुत ही कम मेरे दोस्त, और न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी बढ़ रहा है 40 से 72। तो साइज में बेसिकली इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया और रिपल्सन कम है, तो ये खींचेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। और खैर संजोग से खिंचाने से एक्चुअली ऐसा नहीं हो गया कि साइज छोटा हो जाएगा, लेकिन साइज करीब करीब बराबर हो जाता है। दुनिया में और कोई थ्योरी अभी तक नहीं बना है जो इसको एक्सप्लेन कर सके कि जिरकोनियम हाफनियम का साइज बराबर क्यों है, सिल्वर गोल्ड का साइज बराबर क्यों है, प्लेटिनम प्लेटिनम का साइज बराबर क्यों है। हर जगह आपको लिखना पड़ेगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। हर जगह आपको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलना पड़ेगा। आप देख लो, तो मैं आपको पूछूंगा जिरकोनियम हाफनियम का साइज बराबर क्यों है बॉस, तो आप बोलोगे सर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नियोबियम टेंटलम का लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, मोलिब्डेनम टंगस्टन का लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, प्लेटिनम प्लेटिनम का लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, सिल्वर गोल्ड का लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, कैडमियम मरकरी का लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का। अगर आप अपने स्कूल में सिर्फ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लिख के आते तो टीचर भी आपके मार्क्स में बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन कर देते बोर्ड लेवल पे। जेई वगैरह में तो खैर बहुत अच्छी बात है, आपको ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव सिमिलर साइज। बताओ, एक क्वेश्चन देता हूँ, किसमें सिमिलर साइज आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन बेरिलियम एल्युमिनियम, दूसरा क्वेश्चन बोरॉन बेसिकली सिलिकॉन, तीसरा क्वेश्चन लिथियम मैग्नीशियम, चौथा क्वेश्चन जिरकोनियम हाफनियम, पांचवा क्वेश्चन बेसिकली एल्युमिनियम गैलियम, छठा क्वेश्चन छठा ऑप्शन सिल्वर गोल्ड। बोलोगे सर इतना रुक भी जाओ, इससे ज़्यादा ऑप्शन कहाँ रहता है, बताओ 1 2 3 4 5 6। और बोलोगे सब में सर, ऐसा मत बोलना सर एल्युमिनियम गैलियम में तो एल्युमिनियम बड़ा होता है सर, सिमिलर है, ये ऑप्शन तो गलत होगा। नहीं करीब करीब लिखा हुआ है ना, अप्रॉक्सीमेटली लिखा हुआ है ना, 100% थोड़ी ना इक्वल, अप्रॉक्सीमेटली बराबर ही है। तो आप बोलोगे ऑल ऑफ द अबव जाएगा सर, ऑल ऑफ द अबव। सब में साइज करीब करीब बराबर है। यहाँ तो डायगोनल रिलेशनशिप था सर, बेरिलियम एल्युमिनियम में डायगोनल, बोरोन सिलिकॉन में डायगोनल, लिथियम मैग्नीशियम में डायगोनल। ये जिरकोनियम हाफनियम में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया, एल्युमिनियम गैलियम में वही हम बोलेंगे डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। ये सिल्वर गोल्ड वगैरह में देखिए सर, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम प्लेटिनम, ये सब पूरे 4D सीरीज और 5D सीरीज में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट जो है ना, सिर्फ और सिर्फ बेसिकली ऐसा नहीं कि यहाँ पे 4D सीरीज और 5D सीरीज में चलेगा, सिर्फ यहीं पे नहीं, सॉरी 3D निकल गया था क्या, सिर्फ और सिर्फ 4D सीरीज और 5D सीरीज में इसका इफेक्ट नहीं है। हाँ ठीक है, जिरकोनियम के बाद से स्टार्ट होगा, जिरकोनियम हाफनियम बराबर, नोबियम बेसिकली टेंटलम बराबर, मोलिब्डेनम टंगस्टन बराबर, सिर्फ यहीं तक इसका इफेक्ट नहीं, कैडमियम मरकरी करीब करीब बराबर, सिर्फ यहीं तक इफेक्ट नहीं इसका। आपको यहाँ भी इफेक्ट दिखेगा, ग्रुप नंबर बेसिकली 13, 14, 15 तक ये इफेक्ट जो है ना यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा। इंडियम थैलियम में साइज जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ता है, करीब करीब बराबर होता है, मतलब 5-10 पिकोमीटर बढ़ेगा। तो करीब करीब यहाँ पे सिमिलर साइज ये जो है ना, मतलब देखो आमतौर पर तुम जितने भी क्वेश्चन देखोगे वो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट सिर्फ तुम ग्रुप नंबर 13 में देखोगे, दैट इज 3A में, बेसिकली एल्युमिनियम गैलियम में। लेकिन ये जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है ना, इसका इफेक्ट सिर्फ 4D सीरीज 5D सीरीज में नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पे देखने को मिलेगा इंडियम थैलियम का करीब करीब बराबर, टिन लीड का करीब करीब बराबर, एंटीमनी बिस्मथ का करीब करीब बराबर, मतलब ग्रुप नंबर 15 तक इसका इफेक्ट देखोगे आप, ग्रुप नंबर 15 तक इसका इफेक्ट देखोगे। अच्छा एग्जाम में कैसे लिखोगे आप, आपको पूछा जाएगा वाई साइज ऑफ जिरकोनियम एंड हाफनियम इज ऑलमोस्ट सिमिलर, या वाई साइज ऑफ 4D सीरीज इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5D सीरीज। तो आप बोलोगे ऑन मूविंग डाउन फ्रॉम 4D सीरीज टू 5D सीरीज 14 इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू द एफ सबसेल्स आफ्टर लेंथेनम। ये लेंथेनम के बाद देखो 14 इलेक्ट्रॉन, ये जो 14 इलेक्ट्रॉन है दैट इज लेंथेनॉइड्स है, ये 14 इलेक्ट्रॉन इंटर करेंगे। ये लेंथेनम को यहाँ नहीं लिखना चाहिए, डी ब्लॉक का हिस्सा है लेंथेनम एक्टिनियम, इसके बाद बेसिकली 14 एलिमेंट। तो बोलोगे 14 इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू द एफ सबसेल,
and we know it very well that in hafnium also there will be 14 electron which enters into the 4f subshell and shielding or screening due to 4f subshell or f subshell electron is very poor, and that's why size contracts because nuclear charge increases effectively from 40 to 72, but shielding effect doesn't increases in that ratio or that proportion. Hence there is contraction in size, and thus the size of 4d series is approximately equal to 5d series, and this effect is known as lanthanide contraction which appears after lanthanum in the periodic table. देखो ये सिर्फ लैंथनम के जस्ट बाद यहाँ पे आया हाफनियम में, लैंथनम के बाद आया जिरकोनियम हाफनियम में। ये 14 जो बेसिकली यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको दिखाया था ना, 14d सबसेल में इलेक्ट्रॉन 14f सबसेल में इलेक्ट्रॉन इंटर किए थे, 14 इलेक्ट्रॉन f सबसेल में इंटर किए थे। तो इसी को बॉस हम लोग बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और इसका इफेक्ट सिर्फ 4d सीरीज और 5d सीरीज में मत ध्यान रखना भाई, यहाँ भी ध्यान रख लेना। इंडियम, थैलियम, टीन, लेड और बेसिकली एंटीमनी, बिस्मथ, ये ग्रुप नंबर 13, 14, 15 तक चलता है, मतलब पी ब्लॉक में भी इसका इफेक्ट है। क्योंकि आप इसका देखो, इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो इंडियम का, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एफ सबसेल में इंटर नहीं करेगा, यहाँ भी नहीं, लेकिन इसमें देखो 81 है ना, तो 57 के बाद तो इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा बेसिकली एफ सबसेल में, तो यहाँ भी 14 इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में, यहाँ पे 14, यहाँ पे 14, तो एफ सबसेल में इलेक्ट्रॉन इंटर करता है, तो जिसके कारण बेसिकली शिल्डिंग बहुत कम होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी बढ़ जाता है, तो साइज में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, तो इसीलिए साइज करीब करीब बराबर देखने को मिलता है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 5th पीरियड से 6th पीरियड में जाने के बाद, लैंथनम के बाद साइज में बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन क्यों देखने को मिलता है? पीरियड हम बोल रहे हैं, 5th पीरियड बोले हम, 4d सीरीज से 5d सीरीज नहीं बोल रहे हैं, 5th पीरियड से 6th पीरियड बोल रहे हैं। ये देखो 5th पीरियड है लैंथनम वाला, सॉरी क्या बोल रहे हैं हम बोले 5th पीरियड से 6th पीरियड, सॉरी, तो ये होना चाहिए ना 5th पीरियड, जिर्कोनियम से नीचे हाफनियम, ये 5th होना चाहिए। देखो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, ये 5th पीरियड है। 5th पीरियड से 6th पीरियड में आप जाओगे, यहाँ बेसिकली जस्ट यहाँ से लैंथनम के जस्ट बाद से जिर्कोनियम, हाफनियम, नियोबियम, बेसिकली टेंडलम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। अच्छा यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो लैंथनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, वहाँ पे एक्चुअली क्या है कि आप देखोगे कि एफ सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटर ही नहीं कर रहा है। एम आई राइट बॉस? तो इसीलिए आपको इफेक्ट यहाँ से देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल मैंने आपको लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही धीरे धीरे समझाने का कोशिश किया। अच्छा, ये ढंग से पूरा पढ़ना है डी ब्लॉक, दैट इज़ बेसिकली ये क्लास 12th में, और इससे एक दाना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मैंने बेसिकली क्लास 12th में डी ब्लॉक में आपको पढ़ना था, मैं आपको पढ़ा दिया। ये जो बेसिकली यहाँ पे एल्युमिनियम गैलियम में जो दिक्कत है, ये पी ब्लॉक में आप पढ़ते हैं, पी ब्लॉक में पढ़ते हैं, ग्रुप नंबर 13 में मैं बता दिया। डायगोनल रिलेशनशिप जो है ये आप एस ब्लॉक में पढ़ते हैं, यही पढ़ लिए, क्या दिक्कत है? हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब मुझे क्या बताना है साइज में। साइज में आपने बेसिकली डायगोनल रिलेशनशिप देख लिया, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देख लिया, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन देख लिया। अब मैं आपको साइज में सबसे कमाल का चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। एलॉन्ग द पीरियड क्या होता है? साइज बेसिकली घटता है, बोलोगे डेफिनेटली सर एलॉन्ग द पीरियड साइज जनरली घटता है, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि स्कैंडियम, टाइटेनियम बेसिकली क्या है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज वगैरह तक साइज बेसिकली घटेगा, फिर अचानक साइज करीब करीब फेरस, कोबाल्ट, निकल का बराबर हो जाएगा, और कॉपर और जिंक में देखा जाएगा कि साइज बेसिकली यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो गया। देखा जाएगा कि बेसिकली कॉपर से बड़ा हो जाएगा जिंक, निकल से बड़ा कॉपर का, कॉपर से बड़ा जिंक का, साइज में फिर इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो इस फेनोमेनन को मैं आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ, फिर साइज में कोई भी क्वेश्चन आपका बेसिकली बाहर नहीं जाएगा जे लेवल तक। देखिए बॉस, स्कैंडियम से टाइटेनियम गए, टाइटेनियम से वेनेडियम, वेनेडियम से क्रोमियम, क्रोमियम से मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। आप बोलोगे सर ये 3D सीरीज आपने हमारे सामने रख दिया है। ये देखो सर 4:3D1 है, यहाँ बेसिकली 4:3D2 है सर, यहाँ 3D3 है सर, यहाँ बेसिकली 3D5 है, यहाँ हमारा 3D6 है सर, ये बेसिकली 3D यहाँ पे, हाँ ओके, मैंने 3D5 किया इसका, हाँ ये भी 3D5 है, मैंगनीज का भी, और यहाँ बेसिकली फेरस का 3D6 है, कोबाल्ट का 3D7 है, निकल का 3D8 है, बाद बाकी कॉपर का आपको पता है 3D10 होता है, 4s1 3D10, और जिंक का होता है 4:3D10। बहुत अच्छी बात है। क्रोमियम का आपको पता है कि बेसिकली 4s1 3D5 होता है, मैंगनीज का 4:3D5 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्लियर होना चाहिए। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको ये सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ डी ब्लॉक में बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरिएशन है।
इंपॉर्टेंट वेरिएशन क्या है? इंपॉर्टेंट वेरिएशन है कि अलोंग द डी ब्लॉक, एक्चुअली जब हम डी ब्लॉक में जब बेसिकली 3D सीरीज में जाएंगे, हमें बेसिकली हमारे सिलेबस में 3D सीरीज ही पढ़ना है, तो जब हम 3D सीरीज में जाएंगे तो बेसिकली क्या होना चाहिए था? अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज होना चाहिए था। आपको पता है कि अलोंग द पीरियड से जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, तो साइज डिक्रीज होना चाहिए। हम बोले हाँ बिल्कुल साइज डिक्रीज होना चाहिए। अच्छा आप बताइए तो, जब हम बात कर रहे थे इधर इनमें देखो आप लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन वगैरह में जब हम बात किए थे आपके साथ, मतलब आपके साथ जब मैं आपके साथ बात किया था सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड वगैरह में, तो आप बोल रहे थे कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ना सर, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा था एन सबसेल में, और एन सबसेल में जब इलेक्ट्रॉन इंटर करता है सर, तो सिग्मा का वैल्यू हम लोग 0.35 बोलते हैं। सर एटॉमिक नंबर यहाँ पे 3, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज सर 1 बढ़ते जा रहा है। सर यहाँ से यहाँ न्यूक्लियर चार्ज 1 बढ़ा, 3 से 4, यहाँ से यहाँ न्यूक्लियर चार्ज 1 बढ़ा, 4 से 5, फिर यहाँ 5 से 6 हो गया, 6 से 7 हो गया, न्यूक्लियर चार्ज 1 बढ़ रहा था सर, और सिग्मा बेसिकली क्या है 0.35 बढ़ रहा था, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है सेम सेल में एंटर कर रहा था, और हमें पता है सेम सेल वाले इलेक्ट्रॉन के कारण सिग्मा का वैल्यू 0.35 होता है। चलो ठीक है, तो आप बोलोगे सर जेड बढ़ रहा है कितना? जेड बढ़ रहा था सर 1 से, और सिग्मा बढ़ रहा था सर 0.35 से, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा सर? जेड इफेक्टिव होगा जेड माइनस सिग्मा। तो जेड बढ़ रहा था 1 से और सिग्मा बढ़ रहा था 0.35 से, तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा था 0.65 से। आपका कहना है कि जेड इफेक्टिव जो है वो 0.65 से बढ़ रहा था। आपका कहना है जेड इफेक्टिव 0.65 से बढ़ रहा था, बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बस यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। स्कैंडियम का टॉपिक नंबर 21 है, यहाँ पे 22 है, वेनेडियम का 23 है, क्रोमियम का 24 है, मैग्नीज का 25 है, सिमिलरली आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकल का 28, कॉपर का 29, जिंक का 30। तो अलोंग द पीरियड जब आप यहाँ पे डीप सबसेल में एंटर करोगे, तो यहाँ पे अलोंग द पीरियड, यहाँ पे अलोंग द जो पीरियड है, पीरियड की तरफ आप जाते जाओगे तो z बढ़ेगा 1 से, यहाँ भी z 1 से बढ़ेगा, लेकिन सिग्मा यहाँ जो है ना, सिग्मा यहाँ 1 से नहीं बढ़ेगा। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो आउटर मोस्ट सेल तो 4 सेल मिल जाएगा ना, ठीक है, 4 सेल का एनर्जी 3D से कम है, 4s/3d1 लिखेंगे, लेकिन एनर्जी ज़्यादा बेसिकली 3D का है, लेकिन आउटर मोस्ट सेल अभी तो मेरा 4th सेल ही है। हाँ सर, आउटर मोस्ट सेल तो आपका 4th सेल ही है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन बेसिकली सर n सेल में इंटर नहीं कर रहा है, बल्कि n-1 में इंटर कर रहा है सर। यहाँ पे 3d1 है, यहाँ 3d2 है, 3d3 है, और हमें पता है सर यहाँ पे इस पीरियड में इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है n-1 सब सेल में, और हमें पता है सर n सब सेल के कारण जो सिग्मा का वैल्यू 0.35 है, और n-1 के कारण याद आया 0.85 है, और n-2 के कारण बेसिकली कितना था? आई थिंक 1 था। तो आपको याद आ गया होगा बॉस कि सर एक्चुअली जब भी इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा n-1 सब सेल में, तो सिग्मा का वैल्यू तो 0.85 होगा सर। तो सर यहाँ पे 3D सीरीज में क्या होगा ना, 3D सीरीज में सर, 3D सीरीज में जैसे जैसे पीरियड की तरफ हम बढ़ेंगे वैसे वैसे जेड बढ़ेगा 1 से, 21, 22, 23, 24, 25 जेड बढ़ेगा 1 से सर। आप बोलोगे सर जेड इफेक्टिव बराबर क्या होता है? जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा होता है। जेड बढ़ेगा 1 से सर, और सिग्मा जो है वो बढ़ेगा 0.85 से। यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 में इंटर कर रहा है सर, और n-1 सबसेल के कारण जो सिग्मा होता है उसका वैल्यू 0.85 होता है, तो सिग्मा हो जाएगा 0.85, तो 1 में जब 0.85 जाएगा सर, तो जेड इफेक्टिव 0.15 से बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव जो है ना सर 0.15 से बढ़ेगा। इनमें जेड इफेक्टिव जो है ना सर 0.65 से बढ़ रहा था, और यहाँ पे जेड इफेक्टिव 0.15 से बढ़ेगा। और आपको पता है कि जो साइज होता है बॉस वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव से। तो जेड इफेक्टिव यहाँ बेसिकली क्या है, अलोंग द पीरियड काफ़ी बढ़ रहा है, 0.65 बढ़ रहा है, मतलब यहाँ 0.15, यहाँ 0.65, 4 गुना से ज़्यादा। तो यहाँ पे आपको बेसिकली साइज में आपको डिफरेंसेस दिख रहा था, अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज हो रहा था। लेकिन यहाँ पे आप जाओगे अलोंग द पीरियड जाओगे तो देखोगे कि जेड इफेक्टिव मात्र 0.15 बढ़ा, मतलब साइज का डिफरेंसेस लगभग 15% से कम होता है। साइज का डिफरेंसेस एक बात कमाल का बात है कि साइज का डिफरेंसेस जनरली 15% से कम मिलेगा। आप बोलोगे सर आप पढ़ाना क्या चाह रहे हैं? हम बोलेंगे बॉस हम पढ़ाना आपको ये चाह रहे हैं ना, पढ़ाना आपको ये चाह रहे थे बॉस। मैं आपको पढ़ाना ये चाह रहा हूँ कि आप जब सोच रहे थे कि अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज होगा और सिर्फ वो कंसेप्ट लेके चल रहे थे तो बस प्रॉब्लम था, क्योंकि यहाँ पे जेड इफेक्टिव उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है, मात्र 0.15 से बढ़ते जा रहा था अलोंग द पीरियड। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे क्या है दैट एक्चुअली अलोंग द पीरियड आप सोचे थे कि अलोंग द पीरियड साइज घटेगा, बिल्कुल आप सही सोच रहे थे, देखा भी गया
कि हाँ एलोंग द पीरियड साइज घट भी रहा है। देखा गया कि यहाँ स्कैंडियम से बेसिकली टाइटेनियम छोटा है, टाइटेनियम से वैनेडियम छोटा है, क्रोमियम छोटा है, तो बेसिकली यहाँ तक देखा गया दैट इधर बेसिकली देखा जा रहा है कि साइज डिक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीजेस, साइज डिक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस, जैसा कि आप एक्सपेक्ट किए थे। लेकिन फेरस कोबाल्ट निकल में सोचा देखा गया कि साइज बेसिकली करीब करीब सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज। यहाँ पे साइज बेसिकली देखा गया कि ना बढ़ा ना घटा, करीब करीब बराबर है। फेरस कोबाल्ट निकल फेकोरी का साइज करीब करीब बराबर है, फेरस कोबाल्ट निकल का साइज करीब करीब बराबर है। और यहाँ पे देखा गया कि निकल से आगे जो है ना, अब एलोंग द पीरियड ही जा रहे हैं, हम लोग पीरियड में जा रहे हैं, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे कि साइज अब घटेगा नहीं, बल्कि निकल से बड़ा हो गया कॉपर और कॉपर से बड़ा हो गया जिंक। हुआ ना कमाल का बात। एलोंग द पीरियड बेसिकली साइज जो है यहाँ बढ़ नहीं रहा है, कुछ दूर तक बढ़ा, सॉरी एलोंग द पीरियड साइज घट नहीं रहा है, एलोंग द पीरियड साइज घट नहीं रहा है, कुछ दूर तक बेसिकली साइज घटा, फिर साइज करीब करीब बराबर हो गया और फिर साइज इंक्रीज हो रहा है। मतलब एक कमाल का ट्रेंड है। एक ही पीरियड में आपको तीनों चीज देखने को मिल रहा है, पहले साइज घटा, फिर बराबर हो गया और फिर बढ़ गया। तो इसको हम लोग नॉर्मली स्लेटर रूल से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक नया थ्योरी प्रपोज किया गया। वो थ्योरी क्या कहता है सुनिए, वो थ्योरी ये कहता है, प्लीज समझिएगा। यहां देखिए, यहाँ पे 3D1 है, 3D2 है, 3D3 है, 3D5 है, उसके बाद बेसिकली यहाँ पे 3D6, 7, 8 वगैरह है, यहाँ 3D10 वगैरह है। अब देखो, इसको एक्सप्लेन करने के लिए लोगों ने एक थ्योरी प्रपोज किया, कुछ ऐसा बोला कि देखो यार स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम वगैरह में देखो कुछ ऐसा बोला कि देखो, देखो फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, थर्ड सेल है, फोर्थ सेल है। फोर्थ सेल में आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा और फोर्थ सेल को बेसिकली अंदर वाले इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे होंगे। अच्छा, फोर्थ से जस्ट करीब बेसिकली इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर दिया जा रहा है, 3D1, 3D2, 3D3, 3D5 इस तरह से। तो लोगों ने ऐसा कुछ प्रपोज किया, लोग बोला कि यहाँ पे जो 4s में जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, उसको पहले बेसिकली 3D वाला रिपेल कर रहा था, एक 3D में था, ठीक है भाई, एक रिपेल कर रहा था। बेसिकली क्या है कि इसका रिपल्सन पुअर है, और बेसिकली क्या है कि मुझे पता है कि डी सबसेल के कारण सिग्मा पुअर होता है, और सिग्मा पुअर होता है तो यहाँ पे क्या होगा, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, और जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो साइज में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। फिर क्या है, 3D2 होगा, 3D3 होगा, 3D5 होगा। तो यहाँ बेसिकली ये बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ते जा रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है और यहाँ पे डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है। तो होना ये चाहिए था दैट बेसिकली साइज जो है वो घटना चाहिए था, क्योंकि इनके कारण जो शिल्डिंग है पुअर है और न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ते जा रहा है, 21, 22, 23, 24, 25, तो साइज घटना चाहिए, जबकि साइज घट भी रहा था। लेकिन एक टाइम के बाद देखा गया कि पहले देखो, पहले क्या था ना, पहले देखो इनके कारण जो सिग्मा था पुअर था, अब जेड इफेक्टिव ज़्यादा हो गया, जेड इफेक्टिव बढ़ते जा रहा है। तो पहले देखा गया कि जो जेड इफेक्टिव था वो ज़्यादा था सिग्मा से, इसीलिए साइज बेसिकली घटा। जेड इफेक्टिव ज़्यादा हो गया सिग्मा से, स्कैंडियम, टाइटेनियम, रेडियम, क्रोमियम वगैरह में एक्चुअली क्या है कि 1, 2, 3 बेसिकली 5 इलेक्ट्रॉन के कारण बेसिकली जो शिल्डिंग था उससे ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट था, तो साइज घटा, साइज घटा। तो आप बोलोगे जेड इफेक्टिव यहाँ पे बेसिकली ज़्यादा डोमिनेंट था सिग्मा से, शिल्डिंग से। लेकिन फेरस कोबाल्ट निकल वगैरह में, फेरस कोबाल्ट निकल में क्या हुआ कि यहाँ पे डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन का गैदरिंग होने लगा, डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, और जिनके कारण बेसिकली काफी एक सिग्निफिकेंट रिपल्सन अब सहना पड़ रहा है आउटरमोस्ट को। 3D7 हो गया, 3D8 हो गया, 3D6 हो गया, इनके कारण एक सिग्निफिकेंट, इनके कारण जो है ना एक सिग्निफिकेंट रिपल्सन सहना पड़ रहा है। जिस रेशियो में अट्रैक्शन हो रहा है उसी रेशियो में रिपल्सन हो रहा है। एक्चुअली लोगों ने इस तरह से एक्सप्लेन किया कि अब क्या है कि फेरस, कोबाल्ट और निकल में जिस रेशियो में जेड इफेक्टिव बढ़ रहा था उसी रेशियो में सिग्मा बढ़ा, मतलब जो जेड इफेक्टिव है और जो सिग्मा है ये नियरली एक दूसरे को बेसिकली क्या है, काउंटर बैलेंस कर रहा है। और थर्ड में देखो, थर्ड में क्या है कि जो थर्ड बेसिकली निकल से जो आगे साइज बढ़ गया कॉपर में और कॉपर से बढ़ा जिंक में, तो एक्चुअली क्या है कि निकल के बाद जब कॉपर देखेंगे तो कॉपर में इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन हो गया डी सबसेल में। अब यार डी में जब 10 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो उसके कारण जो रिपल्सन था ना, उसके कारण जो रिपल्सन था अब जेड इफेक्टिव से ज्यादा हो गया। तो अब लोगों ने ये एक्सप्लेन किया कि यार कॉपर और जिंक में क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते जा रहा है, कॉपर में 4s1 बेसिकली 3D10 था और जिंक में 4s2 3D10 था, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ते जा रहा है। तो अब क्या है कि अब सिग्मा बहुत ज्यादा हो गया,
जेड इफेक्टिव से। सिग्मा जब जेड इफेक्टिव से बढ़ने लगा तो क्या है कि जब सिग्मा बढ़ेगा मतलब रिपल्सन बढ़ेगा, और रिपल्सन जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है साइज बढ़ेगा। तो लोगों ने एक्सप्लेन किया कि निकल से बड़ा कॉपर और कॉपर से बड़ा जिंक सिर्फ इसी रीजन से। यहाँ 3d8 है, यहाँ 3d10 है। अब क्या है कि जो इनर इलेक्ट्रॉन है उनका रिपल्सन बढ़ गया और साइज में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे स्लेटर रूल फॉलो नहीं हुआ। सिर्फ एक बात फॉलो नहीं हुआ कि डी सब सेल का बेसिकली क्या है कि पुअर स्टेल्डिंग होना चाहिए था। आपने आंसर के अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनिपुलेट किया। हाँ मैंने किया, क्योंकि मैं आपको वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो वर्ल्ड के बाकी केमिस्ट लोगों ने इसका एक रीज़न दिया है। तो आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा। 3D सीरीज में स्कैंडियम से लेकर के बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे इधर मैंगनीज वगैरह तक साइज डिक्रीज होता है। फेरस, कोबाल्ट और निकल वगैरह का साइज करीब करीब बराबर होता है, और निकल से बड़ा कॉपर का होता है, कॉपर से बड़ा जिंक होता है। यहाँ पे रीज़न आप बोलोगे कि यहाँ पे जेड इफेक्टिव काफ़ी ज़्यादा था, मतलब सिग्मा के मुकाबले। जेड इफेक्टिव बढ़ भी रहा है तो मात्र 0.15 से। एक समय के बाद बेसिकली क्या है कि सिग्मा और जेड इफेक्टिव करीब करीब एक दूसरे के बराबर हो गए, और यहाँ पे अब सिग्मा बड़ा हो गया जेड इफेक्टिव से, तो फिर साइज बड़ा हो गया। आई थिंक क्लियर होना चाहिए। इससे बाहर साइज से एक क्वेश्चन नहीं जा सकता है। बेस्ट ऑफ लक।